हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे विद्युतशीलता या परमिटिविटी के बारे में। विद्युतशीलता के अंतर्गत ही आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता या उसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका एक अन्य नाम भी है माध्यम का परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो इतने सारे नामों की वजह से अक्सर इनमें एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो आज इनके बारे में जानेंगे और इस कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो कूलाम के नियम में आप देख सकते हैं दो चार्ज है Q1 और Q2 और उनके बीच का दूरी है R। तब उनके मध्य लगने वाला जो बल है उसको अगर हम F0 माने तो उसका वैल्यू होता है, उसका मान होता है 1/4πε0 गुणित Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जहाँ 1/4πε0 जो है ये नियतांक है जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, हमने पढ़ा है कूलाम के नियम में। और यहाँ पर जो ε0 होता है, ε0 जो है उसको हम कहते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता या परमिटिविटी। इसका मान आप देख सकते हैं 8.854 गुणित 10⁻12 होता है। इसका मात्रक है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर दो चार्ज हैं और उनके बीच में कोई माध्यम है, तब उनके बीच लगने वाला जो बल है वो इस सूत्र से दिया जाएगा। ये दोनों सेम हैं सूत्र जो हैं। यहाँ एयर या वैक्यूम के लिए, वायु या निर्वात के लिए F0 हमने रखा है, माध्यम मीडियम के लिए हमने M यहाँ कर दिया है FM, और बाकी सब सेम है। बस ε0 वायु या निर्वात के लिए यूज़ होता है और माध्यम के लिए हमने जो है यहाँ पर एप्सिलॉन लिखा है। आप देख सकते हैं एप्सिलॉन मतलब माध्यम की विद्युतशीलता। अब माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग माध्यम के लिए उसका वैल्यू अलग अलग होगा। तो यहाँ देखिए कुछ माध्यम हैं, एबोनाइट, कांच, पानी, तो इनका अलग अलग वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना होगा कि जब हम माध्यम कहते हैं तो उसका अर्थ है कुचालक माध्यम, क्योंकि जो सुचालक माध्यम है, जो चालक माध्यम है, उसका विद्युतशीलता जो है, उसकी जो विद्युतशीलता है वो अनंत होता है। तो अगर चालक है या सुचालक है, उसके बीच में उसमें अगर हम दो चार्ज को रख दें तो उसका विद्युतशीलता अनंत है। तो इस सूत्र में या इस सूत्र में अगर ε0 के बजाय या एप्सिलॉन के बजाय अगर अनंत रख दें तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा 0। तो ध्यान रखना है, जो चालक होता है उसका विद्युतशीलता अनंत होता है और चालक में अगर चार्ज रखे हुए हों तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान होता है 0। तो यहाँ पर ये कुचालक माध्यम है। अच्छा, इसमें से जो पानी है, पानी को कई लोग ये मानते हैं कि ये सुचालक है, क्योंकि हमने अपने आसपास में पानी से करंट लगते हुए देखा है, या फिर जो गीली जो चीज़ें होती हैं उसके माध्यम से करंट लगते हुए हमने देखा है। तो होता क्या है, हमारे आसपास में हम जो पानी यूज़ करते हैं वो पानी अक्सर उस पानी में कुछ तत्व मिले हुए होते हैं। वो शुद्ध पानी नहीं होता है। शुद्ध पानी जो H2O है उसमें कुछ तत्व मिले होते हैं, तो उसमें कुछ चालकता का गुण आ जाता है और जिसकी वजह से उस पानी के कारण करंट लगता है। जो शुद्ध रूप से जो पानी होता है वो पूरी तरह से कुचालक होता है। आप YouTube में सर्च करके देख सकते हैं। मैंने देखा था कि एक टब में प्योर वाटर है, H2O है, और उसमें जो कनेक्शन किया जा रहा है, वायर को जोड़ा जा रहा है और पानी के अंदर ही बल्ब जलाया जा रहा है और वहाँ कोई भी शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं हो रहा है। इसको आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ये देखिए अलग अलग जो कुचालक माध्यम हैं इनका वैल्यू अलग अलग है। और यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है
और ये जो माध्यम की विद्युतशीलता है, कुचालक माध्यम की विद्युतशीलता है, इन आंकड़ों को ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वायु या निर्वात की विद्युतशीलता हमेशा छोटी है। किससे? माध्यम की विद्युतशीलता से। यहाँ पर ये 10 की घात ऋण 12 है, ये ऋण 11, ऋण 11, ऋण 10। आप मैथ्स में थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऋणात्मक घात जितना बड़ा होता है वो राशि उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ पर जो वायु व निर्वात की विद्युतशीलता है इन तीनों राशियों से छोटी है। इसके अलावा भी हम दूसरे कुचालक जो माध्यम है उनका विद्युतशीलता देख सकते हैं। दूसरे कोई भी कुचालक आप देख सकते हैं तो उसका भी विद्युतशीलता हमेशा वायु व निर्वात की विद्युतशीलता से बड़ा होगा। मतलब आप कोई भी कुचालक माध्यम लाएंगे तो उस कुचालक माध्यम के विद्युतशीलता से वायु व निर्वात की विद्युतशीलता हमेशा छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस सूत्र में आप देखिए कि ये यहाँ पर वायु व निर्वात की विद्युतशीलता है, ये छोटी है और इसकी तुलना में जो माध्यम की विद्युतशीलता है वो हमेशा बड़ी है। ये भाग में है, नीचे में है, तो अगर ये छोटा है, एप्सिलॉन 0 छोटा है तो ये बड़ा होगा, और ये अगर बड़ा है तो ये छोटा होगा। इसका मतलब है कि वायु या निर्वात में जो बल लगता है वो बल हमेशा बड़ा होता है। किससे? माध्यम में दो आवेश हैं और उसमें जो बल लगता है उस बल की तुलना में वायु व निर्वात में लगने वाला बल हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है जिसको आपको याद रखना है। ये वायु व निर्वात की विद्युतशीलता हमेशा छोटी होती है माध्यम की तुलना में, माध्यम की विद्युतशीलता की तुलना में। तो वायु व निर्वात में लगने वाला बल, इस सूत्र के हिसाब से हम देखेंगे तो वायु व निर्वात में लगने वाला बल हमेशा बड़ा होगा माध्यम, कोई कुचालक माध्यम में अगर चार्ज रखे हैं तो उसमें लगने वाले बल की तुलना में। तो ये निष्कर्ष याद रहना चाहिए आपको। अब हम ये जो आंकड़े हैं आप देख सकते हैं कि ये एबोनाइट के लिए 2.47 इंटू 10 टू द पावर -11, कांच के लिए 4.51 इंटू 10 टू द पावर -11 और पानी के लिए 7.12 इंटू 10 टू द पावर -10। इसी तरह से और भी बहुत सारे माध्यम होंगे जिनका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। तो ये सारे आंकड़ों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है भाई। बहुत सारे पदार्थ हैं, कुचालक पदार्थ हैं और सबके विद्युतशीलता, सबकी परमिटिविटी को याद रखना थोड़ा सा, मतलब कितना याद रखेंगे इन सब आंकड़ों को। तो इसके लिए हम एक तरीका निकाल सकते हैं, हम इनको सरल रूप में लिख सकते हैं। तो सरल रूप में कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे इसके रूप में, वायु व निर्वात की विद्युतशीलता के रूप में। कैसे लिखेंगे देखिए, तो 2.47 इंटू 10 टू द पावर -11 को हम लिख सकते हैं 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। ये वायु व निर्वात की विद्युतशीलता है, गुणित 2.8। मतलब एबोनाइट की जो विद्युतशीलता है वो वायु व निर्वात की विद्युतशीलता से 2.8 गुना बड़ा है। उसी तरह कांच का जो विद्युतशीलता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 5.1, और जो पानी की जो विद्युतशीलता है वो होगा 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 81। तो इनकी जो विद्युतशीलता है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब हमें ये आंकड़ा याद न करके ये याद रखना है
कि एबोनाइट की विद्युतशीलता वायु व निर्वात की अपेक्षा 2.8 गुना बड़ा होता है। कांच की विद्युतशीलता वायु व निर्वात की विद्युतशीलता की तुलना में 5.1 गुना बड़ा होता है। और पानी की विद्युतशीलता वायु व निर्वात की विद्युतशीलता की तुलना में 81 गुना बड़ा होता है। सिर्फ हमें ये कितना गुना बड़ा होता है इसको याद रखना है। तो इसको हम एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, ये तो है एप्सिलॉन और ये है एप्सिलॉन 0 वायु व निर्वात की विद्युतशीलता। और ये जो चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर। इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर, जो कि कितना गुना बड़ा है ये बताता है। वायु व निर्वात की विद्युतशीलता से कितना गुना बड़ा है उसको ये बताता है। उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर। और इसी को कहते हैं वायु, इसी को हम कहते हैं माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब कि अपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका एक अन्य नाम है, जैसा कि मैं शुरू में बता रहा था, माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो देखिए, एप्सिलॉन जो आर है इसको अपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को हम कहते हैं परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसको कई बार कैपिटल के से भी दिखाया जाता है। ध्यान रहे, इसको कैपिटल के से भी दिखाया जाता है। आप टेक्स्ट बुक वगैरह में इसको कैपिटल के से आप अक्सर दर्शाते हुए पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, Fm मतलब माध्यम में दो चार्ज के बीच लगने वाला बल 4 पाई एप्सिलॉन के बदले हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल K, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि अगर वायु या निर्वात में दो चार्ज को रखे हैं और उन्हीं दो चार्ज को किसी माध्यम में रखें हैं, तो उनके बल में हम कितना गुना का फ़र्क होगा उसमें हम थोड़ा तुलना करते हैं। तो वायु या अगर निर्वात में रखे हैं तो ये बल लगेगा F0, और के परावैद्युतांक वाले माध्यम में अगर दो चार्ज को रखे हैं तो ये बल लगेगा। तो अगर दोनों बलों में हम तुलना करें तो यहाँ पर F0 बटे Fm करें, F0 बटे Fm, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें कट जाएंगी और यहाँ आएगा 1 बाई कैपिटल K, सारा का सारा कट जाएगा ये, क्योंकि सेम चीज़ें हैं, देख सकते हैं, ये भी है ये भी है, सिर्फ यहाँ पर ये 1 बाई K अलग है, तो सारी चीज़ें कट जाएंगी, ऊपर में 1 होगा और नीचे में 1 बाई K, या ये हो जाएगा F0 बाई Fm बाई K, या Fm बराबर F0 बाई K। ये रिजल्ट हमारे पास आता है, ये रिजल्ट हमारे पास आता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वायु व निर्वात में दो चार्ज हैं
तो उनके बीच लगने वाला बल और वही चार्ज अगर दो माध्यम में है, वही चार्ज किसी कुचालक माध्यम में है, तो उनके बीच लगने वाला बल, तो ये जो बल होगा माध्यम में जो लगने वाला जो बल होगा ये वायु या निर्वात में लगने वाले बल की तुलना में k गुना कम होगा। माध्यम में लगने वाला बल वायु या निर्वात में लगने वाले बल की तुलना में k गुना कम होगा। k का भाग है तो माध्यम में लगने वाला बल वायु या निर्वात की तुलना में k गुना कम होगा। हम ये यहाँ पर जानते हैं कि हमेशा माध्यम में लगने वाला बल कम होता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि माध्यम में लगने वाला बल k गुना कम होता है। अगर माध्यम का परावैद्युतांक k है, माध्यम का परावैद्युतांक k है, तो k गुना बल कम होता है। एक उदाहरण देखते हैं। यदि दो चार्ज है उसको हम वायु या निर्वात में रखते हैं और फोर्स निकालते हैं। अब उन्हीं चार्ज को उतनी ही दूरी पर पानी में रखते हैं। पानी का परावैद्युतांक 81 है, उसका जो परावैद्युतांक है 81 है, तो पानी में उतनी ही दूरी पर रख के फोर्स निकालते हैं। तो पानी में जो फोर्स निकलेगा, जो बल निकलेगा, वो बल वायु या निर्वात की तुलना में 81 गुना कम होगा, क्योंकि पानी का परावैद्युतांक 81 है। तो पानी में लगने वाला बल दो चार्ज के बीच वायु या निर्वात की अपेक्षा 81 गुना कम हो जाएगा। तो हमने ये सारे जो निष्कर्ष है इसमें हमने देखा कि परावैद्युतांक माध्यम या जो भी विद्युतशीलता है, कुचालक माध्यम है, उसके बीच उसमें अगर हम चार्ज को रखते हैं तो लगने वाला जो फोर्स है वायु या निर्वात की तुलना में कम हो जाता है। अब इसको थोड़ा हम फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कम होता है। दो चार्ज को अगर हम कुचालक माध्यम में रखें तो उनके बीच लगने वाला बल वायु या निर्वात की अपेक्षा क्यों होगा कम, तो उसको थोड़ा सा हम फिजिकली समझते हैं, विजुलाइज करते हैं। तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। तो इसके लिए हम किसी परमाणु में देखते हैं, किसी परमाणु की जो संरचना होती है उसके नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी होंगे, और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन जो धन आवेश होते हैं और उनका जो केंद्र होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होते हैं उनका केंद्र होता है, उनका केंद्र जो है समान होता है। ये सामान्य अवस्था में किसी परमाणु की स्थिति है जहाँ जो ऋणात्मक जो आवेश है उसका केंद्र, देखिए आवेश तो चारों तरफ घूम रहे हैं लेकिन उसका एक सेंटर निकालें आवेश का, तो वो और प्लस चार्ज तो सेंटर में है ही, तो दोनों का सेंटर जो है समान होता है। अब देखते हैं, ये दो लाइन चार्ज हैं, ये तार में आवेश है और इसके बीच में कोई कुचालक माध्यम है। हम उसके परमाणुओं को ले लेते हैं, ये उसके परमाणु हैं। तो सामान्य अवस्था में इस तरह से होता है, प्लस चार्ज का जो केंद्र है और माइनस चार्ज का जो केंद्र है वो संपाती एक जगह में होते हैं। लेकिन एक तरफ इस तरह प्लस चार्ज रखा है, दूसरी तरफ माइनस चार्ज इस तरह से रखा है, तो क्या होगा, ये जो परमाणु हैं, कुचालक पदार्थ के परमाणु हैं, उनके माइनस चार्ज प्लस की तरफ थोड़े से खिसक जाएंगे और प्लस चार्ज का जो सेंटर है, केंद्र है, वो माइनस की तरफ खिसक जाएगा। ऋण आवेश का केंद्र धन की तरफ और धन आवेश का केंद्र ऋण की तरफ। ये सभी परमाणुओं में इस तरह की घटना होगी। पहले ऋण और धन एक ही जगह पे थे, अब उस परमाणु में ऋण का अलग केंद्र बन गया और धन का अलग केंद्र बन गया। ऋण जितने भी ऋण आवेश हैं उनका अलग केंद्र बन गया, वो धन की तरफ खिसक गए, और जितने भी धन आवेश थे
उनका अलग केंद्र बन गया, वे ऋण की तरफ खिसक गए। इसको कहते हैं परमाणु का ध्रुवित होना या फिर दो ध्रुव बन जाना, द्विध्रुवित होना, परमाणु का द्विध्रुवित होना। और इसी के नाम से ही हमने देखा था कि ये जो माध्यम है उसका जो अपेक्षिक विद्युतशीलता है उसको हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई मतलब दो, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, तो दो विद्युत ध्रुव में बदल जाता है, इसीलिए इसको हम डाइलेक्ट्रिक माध्यम भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। और जो भी इसका मान होता है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक का मान कहते हैं। तो इस तरह से ध्रुवित हो जाने के कारण क्या होता है कि ये प्लस चार्ज इस पर अब प्लस चार्ज के कारण इस पर अब जो बल लगना चाहिए उतना बल लग नहीं पाता है। आप कुछ यूँ समझ सकते हैं कि अगर ये माध्यम नहीं है तो प्लस चार्ज के कारण इस पर जितना बल लगना चाहिए, ये माध्यम रहने से ये चार्ज इस चार्ज पर उतना बल नहीं लगा पाएगा, क्योंकि बल का कुछ हिस्सा माध्यम के परमाणुओं को ध्रुवित करने में चला जाता है। माध्यम के जो परमाणु हैं वो ध्रुवित हो रहे हैं, तो ध्रुवित इन दोनों की वजह से हो रहे हैं। ये जो लाइन प्लस चार्ज है और जो माइनस लाइन चार्ज है इसकी वजह से ध्रुवित हो रहे हैं। तो इन दोनों के बीच जो बल लगना चाहिए उस बल का कुछ हिस्सा जो है इनको ध्रुवित करने में व्यय हो जाता है, चला जाता है। इसीलिए हमेशा जो दो चार्ज होते हैं उनके बीच में अगर माध्यम है, कुचालक माध्यम है, तो उनके बीच लगने वाले बल का मान हमेशा कम हो जाता है।